हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आशा करते हैं अच्छा ही होंगे। तैयारी अपने चरम पे होगी और आप वर्दी के लिए मेहनत करते होंगे, स्ट्रगल करते होंगे और एक सीट लेनी है। इसके लिए आपको क्वालिफाई करने हैं, पढ़ने हैं। पहला एग्ज़ाम 1 अक्टूबर को होने हैं और इसकी तैयारी के लिए आप लोग लगे होंगे। चलिए हम आपकी तैयारी में कुछ हेल्प करते हैं। उससे पहले एक रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। और हाँ दोस्तों को अपने जितने भी रिश्तेदार हैं जो तैयारी करते हैं, आप उन्हें शेयर ज़रूर करें। ठीक है, चलिए पहले प्रश्न पे हम चलते हैं। यहाँ पे आज से पहला प्रश्न फिर से देखिए। पहला कहता है, पहला प्रश्न कहता है किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है। क्वेश्चन है किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है। ये एक आप देख सकते हैं, निजामुद्दीन औलिया, फिरोज तुगलक, अमीर खुसरो और त्यागराज। तो ये जो कथन है, ये जो वक्तव्य है, ये निजामुद्दीन औलिया के द्वारा कहा गया था, दिल्ली अभी दूर है। ठीक है, किसको बोला था? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक को बोला था। मोहम्मद बिन तुगलक को बोला था। तुगलक को बोला था। MBT भी इसको बोला जाता है, इसे भी याद रखने हैं। तो मोहम्मद बिन तुगलक को बोला था दिल्ली अभी दूर है। क्यों बोला था? क्योंकि ये जो मोहम्मद बिन तुगलक है, इसने धमकी दिया था निजामुद्दीन औलिया को, दिल्ली छोड़ने के लिए बोला था। क्योंकि यह बुलावा भेजा था और निजामुद्दीन औलिया ने सख्त लहजे में कहा था कि जिसे भी मिलना हो यहाँ आए। लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक को ये चीज़ अखर गई और इसने दिल्ली से इसे हट जाने को बोला, दिल्ली छोड़ने के लिए बोला। तो निजामुद्दीन औलिया ने कहा दिल्ली अभी दूर है। किसके लिए? मोहम्मद बिन तुगलक के लिए। चलिए दूसरे नंबर सवाल पे हम लोग चलेंगे। निम्नलिखित में कौन सा एक शास्त्रीय नृत्य नहीं है? शास्त्रीय नृत्य 8 नृत्य माने जाते हैं। 8 नृत्य माने जाते हैं। ठीक है, जिसमें से 3 तो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। ओडिसी है, मणिपुरी है, गरबा नहीं है। गरबा शास्त्रीय नृत्य में नहीं आता है। कथक है, फिर उसी तरह से मोहिनीअट्टम है, उसके बाद कथकली है, कुचिपुड़ी है, इस तरह से। ठीक है, तो लगभग 8 नृत्य जो हैं, 8 नृत्य को शास्त्रीय नृत्य की संज्ञा दी गई है, इसे याद रखें। महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? महावीर का प्रथम अनुयायी, देखिए अगर महावीर की बात करें तो कितने नंबर के तीर्थंकर थे? ये तीर्थंकर, इसे याद रखें, ये 24वें थे और अंतिम थे, और अंतिम भी थे। इसे आप याद रखें, जहन में रख लें। ये जरूर पूछा जाता है, महावीर के बारे में ही ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो ये 24वें तीर्थंकर थे और अंतिम तीर्थंकर थे। अगर जैन धर्म की स्थापना की बात करें, जैन धर्म की स्थापना की अगर हम बात कर लें तो किसने किया था? ऋषभ देव ने किया था। ऋषभ देव ने किया था और ये पहले तीर्थंकर माने जाते हैं। पहले तीर्थंकर बोला जाता है, तीर्थंकर माने जाते हैं ऋषभ देव। और पहले ये भी पूछा जाता है कि पहले तीर्थंकर कौन है? तो ऋषभ देव। जैन धर्म की स्थापना किसने किया? ऋषभ देव। 24वें तीर्थंकर के रूप में महावीर को जाना जाता है और अंतिम तीर्थंकर भी महावीर ही थे। ठीक है, तो अगर प्रथम अनुयायी का नाम पूछा जाता है तो इसका सही जवाब हो जाएगा जमाली। जमाली जो थे इनके दामाद थे। क्या थे? दामाद थे। किनके? महावीर के दामाद थे। और इनकी पुत्री जो थी अनोजा थी, ये पुत्री थी। अनोजा जो थी पुत्री थी और दामाद जो थे वे जमाली थे। और महावीर का प्रथम अनुयायी जमाली ही था, इसे याद रखना है। यशोदा जो थी वो पत्नी थी। त्रिशला जो थी वो माता थी। चलिए ये चारों को आप याद रख लें। अनोजा पुत्री हो गया, त्रिशला माता हो गई, जमाली दामाद हो गया, यशोदा पत्नी हो गई। प्रथम अनुयायी ये जमाली थे, दामाद। ये तीर्थंकर 24वें थे। और जैन धर्म की स्थापना ऋषभ देव के द्वारा किया गया था। पहले तीर्थंकर के रूप में भी ऋषभ देव ही जाने जाते हैं। 23वें अगर पूछा जाए तो पार्श्वनाथ को जाना जाता है। पार्श्वनाथ ये 23वें तीर्थंकर थे। ये भी आपको याद रख लेने हैं। 23वां भी पूछा जाता है।
कभी कभी दूसरा पूछ लिया जाता है, 23वां पूछ लिया जाता है, तो 2-4 याद कर ले तो ये कन्फर्म हो जाएगा। ठीक है। महावीर स्वामी जो थे जैन धर्म के, ये जैन धर्म के थे, ये भी आपको नोट कर लेना है। जैन धर्म, ऐसा नहीं कि आप इसे बौद्ध धर्म से तुलना कर ले, नहीं, जैन धर्म है। और महावीर का जो निर्वाण हुआ था ये पावापुरी में हुआ था। पावापुरी कहाँ है? ये नालंदा जिला में है, बिहार के नालंदा जिला में पावापुरी है। महावीर का निर्वाण हुआ था। क्या हुआ था? निर्वाण की प्राप्ति, यानी कि मृत्यु हुई थी। तो इसे भी आप याद रख लें। अगला नंबर सवाल पे हम लोग चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा हिंदू पर्व, ये देखिए, थारू जनजाति द्वारा शोक पर्व के रूप में मनाया जाता है। थारू जनजाति होता है एक, जो कि यह कहाँ पाया जाता है? यह नेपाल की तराई में पाया जाता है। नेपाल, या कह सकते हैं हिमालय की तराई में, हिमालय की तराई में, हिमालय की तराई में यह थारू जनजाति पाई जाती है। तो कह सकते हैं यह खास करके पश्चिमी चंपारण जो कि बिहार का इलाका है, ठीक है, वो नेपाल से जो संयुक्त जगह हैं, जैसे कि उत्तराखंड भी हो जाएगा, उत्तराखंड में भी थारू जनजाति थोड़ा थोड़ा कुछ पाया जाता है। और उसी तरह से बिहार के कुछ हिस्सा में, उत्तराखंड के कुछ हिस्सा में ये थारू जनजाति पाई जाती है। और यह शोक रूप में मनाती है, शोक पर्व के रूप में मनाती है। कौन सा वो है? होली, नागपंचमी, दशहरा, दीपावली। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दीपावली। दीपावली को थारू जनजाति क्या करता है? शोक पर्व के रूप में मनाता है। और थारू कहाँ पाया जाता है? ये नेपाल, हिमालय की तराई के तरफ, जैसे कि पश्चिमी चंपारण हो गया, उत्तराखंड का कुछ क्षेत्र हो गया। चलिए अगला नंबर सवाल देखेंगे। भारत भारतीयों के लिए यह नारा किसने दिया था, किस संस्था ने दिया था? इसे ध्यान से देखना है। अशासकीय संस्था, आर्य समाज ने, ब्रह्म समाज ने, अन्य ने। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आर्य समाज ने। भारत भारतीयों का नारा किसने दिया था? आर्य समाज ने। आर्य समाज की स्थापना हम बता चुके हैं कब हुआ है? 1875 ईस्वी में हुआ है। आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में हुआ है। किसके द्वारा किया गया है? दयानंद सरस्वती के द्वारा। दयानंद सरस्वती के द्वारा यह स्थापना किया गया है। आर्य समाज की स्थापना किया गया दयानंद सरस्वती के द्वारा 1875 ईस्वी में। ठीक है। अगर ब्रह्म समाज की बात कर लें तो इसकी स्थापना 1828 ईस्वी में की गई है। किसके द्वारा किया गया है? राजा राम मोहन राय के द्वारा। राजा राम मोहन राय के द्वारा इसकी स्थापना की गई है, ब्रह्म समाज की स्थापना। तो दोनों को याद कर ले। आर्य समाज की स्थापना 1875 में दयानंद सरस्वती के द्वारा, जबकि ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई है। और यह नारा जो है भारत भारतीयों के लिए यह दिया था आर्य समाज ने। तो इसे भी आपको याद रखना है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। चिकित्सक दिवस किस दिन मनाया जाता है? किस दिन मनाया जाता है चिकित्सक दिवस? तो सबसे पहले तो आप इसे देख लें कि चिकित्सक दिवस किसके नाम पर मनाया जाता है। तो एक कह सकते हैं विद्वान थे, ठीक है, वो राजनीतिज्ञ भी कह सकते हैं, राजनीतिज्ञ थे। उसके बाद कह सकते हैं एक डॉक्टर थे, डॉक्टर तो थे ही। उसके बाद विद्वान थे, राजनेता थे, डॉक्टर थे, विद्वान थे। उसके बाद इनका जो जन्म हुआ था ये देख लें, 1 जुलाई 1882 ईस्वी। नाम अभी भी याद आया? नहीं आया तो नाम भी लिख देते हैं, विधान चंद राय। विधान चंद राय इन्हें कहा जाता है, डॉक्टर विधान चंद राय। ठीक है। तो डॉक्टर विधान चंद राय का जन्म 1 जुलाई 1882 ईस्वी को हुआ था। ये राजनीति के रूप में थे, डॉक्टर थे, विद्वान थे और प्लस देश के लिए लड़े थे। तो स्वतंत्रता सेनानी भी इसे कह सकते हैं। स्वतंत्रता सेनानी भी ये रह चुके थे, इन्हें माना जाता है स्वतंत्रता सेनानी। तो ये स्वतंत्रता सेनानी भी रह चुके हैं डॉक्टर विधान चंद राय। तो 1 जुलाई इसका सही जवाब हो जाएगा। 1 जुलाई चिकित्सक दिवस कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है। विधान चंद राय का जन्म कहाँ हुआ था? ये भी एक पॉइंट हम बता देते हैं यहाँ पे, पटना में हुआ था। विधान चंद राय का जन्म कहाँ हुआ था? पटना में हुआ था, बिहार में। और ये इन्हें कह सकते हैं, विधान चंद राय जो थे ये बंगाल के, पश्चिम बंगाल के द्वितीय मुख्यमंत्री के रूप में भी ये रह चुके हैं, कार्य कर चुके हैं। तो द्वितीय मुख्यमंत्री के रूप में
पश्चिम बंगाल के ये द्वितीय मुख्यमंत्री के रूप में भी डॉक्टर बिधान चंद्र राय रह चुके हैं, अपनी सेवा दे चुके हैं। पटना इनका जन्म स्थल है। 1882 1 जुलाई को जन्मे थे और स्वतंत्रता सेनानी थे। ये राजनीतिक डॉक्टर विद्वान तो थे ही। तो 1 जुलाई इसीलिए चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। तो एक एक पॉइंट को आप यहाँ पे देख लें, हर एक चीज़ को, ठीक है। अब आगे हम लोग देखेंगे नंबर 7वां, 21 जनवरी को निम्नलिखित में से किसका जन्म दिवस मनाया जाता है। 21 जनवरी, ध्यान देना है। सुभाष चंद्र बोस की बात कर लेते, इनका जन्म हुआ था 23 जनवरी। सिर्फ अगर तारीख को याद रखें तो गुरु गोविंद सिंह इसका सही जवाब हो जाएगा। इसे 21 जनवरी माना जाता है। हालांकि कभी 5 जनवरी को मना लिया जाता है, पता नहीं। इनका जो होता है गुरु गोविंद सिंह का, ये सिख धर्म में जो कह सकते हैं, ये धार्मिक ग्रंथ जो होते हैं उसके अनुसार ये लोग कुछ अलग ही करते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर की बात करें तो ये 7 मई हो जाएगा। अगर चंद्रशेखर आज़ाद की बात करें तो ये 27 जुलाई होगा, ठीक है। इसमें थोड़ा सा संशय है, लेकिन बाकी आप सही देख सकते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर 7 मई, गुरु गोविंद सिंह 21 जनवरी, सुभाष चंद्र बोस 23 जनवरी। तो आगे देखेंगे, अगला है भारत में डाक सूचकांक प्रणाली की शुरुआत किस वर्ष हुई थी, ये बताना है। 52, 98, 72, 70। तो भारत में डाक प्रणाली की शुरुआत की अगर बात करें तो ये सबसे पहले 1854 में ही हो गया था। डाक प्रणाली की शुरुआत, सिर्फ डाक की शुरुआत जब कह सकते हैं, डाक प्रणाली की शुरुआत की गई थी 1854 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में ही। लेकिन बाद में चल के ये डाक सूचकांक प्रणाली लाई गई। सूचकांक प्रणाली के तहत आप देखते होंगे पिन कोड प्रणाली, पिन कोड रखा गया और जोन में बांटा गया। तो पिन कोड जो है ये 9 जोन में बांटा गया है, 9 क्षेत्र में बांट दिया गया है पूरे पोस्टल को, यानी कि डाक को। कैसे कैसे 8 जोन जो होते हैं, 8 जो अंक होते हैं 8 तक, 1 से 8 तक, तो इसे कहा जाता है भौगोलिक जोन। इसे कहा जाता है भौगोलिक जोन। तो इसके बारे में तो सभी जानते हैं, लेकिन एक जोन जो होता है ये होता है सेना डाक के रूप में ये काम करता है। सेना डाक सेवा के रूप में यह काम करता है। तो टोटल हो गए आपके कितने, 9 हो गए, लेकिन माना जाता है 8 ही। आप कहीं भी देखेंगे तो 8 देखेंगे। तो पिन कोड की शुरुआत जो की गई है ये 1972 ईस्वी में की गई है और इसे डाक सूचकांक प्रणाली भी कहा जाता है। तो दोस्तों इस तरह से आपको तैयारी करनी है। कहाँ से कौन प्रश्न पूछा जाएगा, अगर आप समझे हुए रहेंगे तो आपसे गलतियाँ कम होगी। और इस तरह से अगर आप पढ़ लेंगे तो आपके जेहन में ये रहेगा। और अगर आपको प्रश्न आ गए क्वेश्चन वहाँ पे हॉल में, तो आप आसानी से इसे हल कर सकते हैं, एकदम इजीली हल कर सकते हैं। तो आसान है दोस्त, इसे ज़रूर पढ़ें, एक एक चीज़ों को देखें, वीडियो को स्किप ना करें कि हाँ क्वेश्चन हमने देख लिया आगे चलेंगे, भागाते चल जाएंगे। नहीं दोस्त, थोड़ा सा 30 से 40 मिनट का समय हम लेते हैं। 30 से 40 मिनट अगर आप देख लेते हैं तो लगभग 50 नहीं बल्कि 500 प्रश्नों को भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो किताबी कीड़ा बनने से अच्छा है कि आप यहाँ पे थोड़ा सा समय दें। किस लिपि को सभी लिपियों का जन्मदाता कहा जाता है? देवनागरी है, खरोष्ठी है, ब्राह्मी है, मोडी है, नागरी है। तो कौन ऐसी लिपि है जो सभी लिपियों का जन्मदाता कहा जाता है? तो ये लिपि है ब्राह्मी लिपि। इसे याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी लिपियों का जन्मदाता ब्राह्मी लिपि को बोला जाता है। आगे देखेंगे, भारतीय भाषाओं में हिंदी के बाद विश्व की कौन सी भाषा ऐसी है जो सबसे ज़्यादा बोली जाती है? तो वो भाषा देख लें, मलयालम, तमिल, तेलुगु, बांग्ला हो जाएगा। सबसे अधिक भाषा, लगभग 10 करोड़ जनसंख्या इसको बोलता है। तो बांग्ला जो होता है ये विश्व की दूसरी सबसे अधिक भाषा बोली जाती है। भारतीय भाषाओं की अगर बात करें तो हिंदी तो सर्वाधिक है ही, उसके बाद बांग्ला का नंबर आता है। तो इसको नोट करना है, नोट करते जाना है, एक नोटबुक भी बनाना है। अभी भी समय है, बहुत समय है। आज 15 तारीख ही है, 15 सितंबर ही है। अभी भी 15 दिनों का समय है, इसलिए समय को कम ना आंकें, ठीक है। हर समय को, हर क्षण को आप जिएं और हर क्षण में आप तैयारी करते रहें। आप ये मत गिने कि 15 दिन ही शेष है, नहीं, 15 दिन शेष नहीं है, बल्कि 15 को अगर आप 24 घंटा से गुना करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि कितना घंटा मेरे पास है। फिर उसको मिनट से गुना करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तब भी आपको पता चल जाएगा कि हमारे पास कितने मिनट हैं। तो हर एक क्षण आपके लिए है। उसे आप ये 15 दिन अगर आप थोड़ा सा मेहनत कर जाते हैं तो
तो आगे आने वाला जो समय होगा वो आपका होगा। ठीक है दोस्त, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब हुई है ये बताना है। 1988, 1999। तो राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत 1988 ईस्वी से की गई है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना सब जानते होंगे किसने किया है, ये रविंद्रनाथ टैगोर ने किया है, फर्स्ट में ही है। विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया है। लेकिन एक चीज और याद रखें, यह कहाँ किया गया है, 1921 ईस्वी में किया गया है। और बंगाल में कब किया गया, कहाँ किया गया है, पश्चिम बंगाल में। ठीक है, इसे भी आपको याद रखने हैं। तो दो चीज़ों को आपको याद रखने हैं, सिर्फ रविंद्रनाथ टैगोर को नहीं बल्कि 1921 ईस्वी और पश्चिम बंगाल को भी आपको याद रखने हैं। तो एक एक चीज़ों को सिर्फ ऑप्शन हम नहीं बताते हैं, आपको यहाँ पे सारे चीज़ों को समझा देते हैं ताकि क्वेश्चंस आपसे गलत ना हो। शस्त्र व्यापार संधि जिसे आर्म्स ट्रेड ट्रीटी बोला जाता है, ATT, ये अस्तित्व में कब आई ये बताना है। 14, 15, 15 जनवरी, फरवरी, दिसंबर। तो इसे याद रखना है। यहाँ पे देखें, सबसे पहले शस्त्र व्यापार संधि कब आया था, ATT, तो ये आया था 2014 ईस्वी में, दिसंबर में। ठीक है, तो इसे भी आपको याद रखने हैं। अब आगे देखेंगे 14 नंबर सवाल क्या कहता है, रबर का स्रोत पूछ रहा है। निम्न में से रबर का स्रोत कौन सा है, रेफिड नहीं होगा, फाइकस हो जाएगा, फाइकस से ही रबर निकाला जाता है। तो सर्वाधिक मात्रा में फाइकस रबर का स्रोत माना जाता है। आगे देखेंगे, निम्न में से किस रोग के वाहक मच्छर नहीं है। एक एक चीजों को समझेंगे। टाइफाइड जीवाणु के द्वारा फैलने वाला रोग है। ठीक है, डेंगू जो होता है ये एडिस मच्छर के काटने से होता है, एडिस मच्छर, हालांकि ये भी वायरल डिजीज है। ठीक है, वायरल डिजीज है, वायरस से होने वाला रोग है, जो कि वाहक कौन है, एडिस मच्छर। फिलपाओं की बात करें तो ये क्यूलेक्स मच्छर के काटने से होता है, क्यूलेक्स मच्छर के काटने से फिलपाव होता है। मलेरिया की अगर बात करें तो मादा एनोफ्लीज मच्छर के काटने से फैलता है। ठीक है, तो एक एक चीजों को आपको समझ लेना है। तो आपका सही जवाब अगर आप यहां देखें तो टाइफाइड इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन पूछ रहा है किस रोग के वाहक मच्छर नहीं है, तो जीवाणु से फैलने वाला रोग टाइफाइड है और इसके वाहक मच्छर नहीं है। डेंगू जो कि वायरल डिजीज है, एडिस मच्छर के काटने से फैलता है। फिलपाओं जो होता है ये क्यूलेक्स मच्छर के काटने से फैलता है। मलेरिया मादा एनोफ्लीज मच्छर इसके वाहक हैं। तो इस तरह से प्रश्नों को समझना है। वायरस जनित रोगों का समूह बताना है कौन सा है। देखिए दो का समूह है यहाँ पे, पोलियो, डेंगू। पोलियो जो है वायरल है, डेंगू जो है ये भी वायरल है, लेकिन इसका वाहक जो है ये क्या है, मच्छर होता है, वाहक मच्छर होता है। लेकिन है क्या ये भी वायरल डिजीज है, याद रखना। अभी तुरंत हम बता चुके हैं, तो इसका सही जवाब यही हो जाएगा। पोलियो वायरस से होता है, डेंगू भी वायरल डिजीज है। खसरा हैजा ये देखिए आप, वायरल नहीं है। हेपेटाइटिस भी वायरल नहीं है। टाइफाइड वायरल जीवाणु जनित बीमारी है। रेबीज ये क्या है, वायरस से है। टेटनस जो होता है ये जीवाणु जनित है। तो ये सब नहीं होगा, लेकिन ये आपका सही जवाब हो जाएगा। 17 देखेंगे, 17 क्या कहता है, निम्न में से आंतरिक रस का प्रकृति पूछ रहा है। आंतरिक रस कैसा होता है, क्षारीय होता है, अम्लीय होता है, द्रव्य होता है, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे अम्लीय होता है। आंतरिक रस कैसा होता है, अम्लीय होता है। इंपॉर्टेंट है, छोटा प्रश्न को आप छोटा ना समझें, ये इंपॉर्टेंट है। हो सकता है प्रश्नों के जो पूछे जाने की जो शैली होगी हो सकता है अलग हो, लेकिन प्रश्न इसी तरह के होंगे और शैलियाँ बदल सकती है, कोई बात नहीं। प्रतिवर्ष विश्व कैंसर दिवस की तिथि को मनाया जाता है। ध्यान से देखें, 19 दिसंबर, 15 जनवरी, 4 फरवरी, 13 दिसंबर। आपका सही जवाब 4 फरवरी हो जाएगा। प्रतिवर्ष विश्व कैंसर दिवस जो मनाया जाता है ये 4 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, और यह मनाए जाने की परंपरा कब से शुरुआत हुई, 1933 ईस्वी से। इसे भी याद रखें, 1933 ईस्वी से प्रतिवर्ष विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। 4 फरवरी 1933 ईस्वी को सबसे पहली बार कहाँ मनाया गया था, जेनेवा में मनाया गया था। जेनेवा कहाँ है, ये स्विट्जरलैंड में है। स्विट्जरलैंड में जेनेवा है। 4 फरवरी 1933 ईस्वी को पहली बार यह मनाया गया था और तब से प्रतिवर्ष विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। निम्नलिखित में सर्वप्रथम किस वायरस की खोज हुई थी। वायरस जो अभी आप देख रहे हैं उसकी खोज की गई है, तो सबसे पहले कौन सी वायरस की खोज की गई है, पोलियो की, या फिर HTLV, TMV, या फिर HIV।
HIV से होने वाला रोग जो होता है ये आप जानते होंगे, ये एड्स बीमारी है। एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को मनाया जाता है, इसे भी आप याद रखें। तो इसका सही जवाब हो जाएगा TMB। TMB जो है ये वायरस की खोज सबसे पहले हुआ था। TMB को बोला जाता है टोबैको मोज़ैक वायरस, मोज़ैक वायरस, ठीक है, मोज़ैक वायरस इसे बोला जाता है, टोबैको मोज़ैक वायरस यानी कि TMB बोला जाता है। और इसकी खोज की अगर बात करें तो सबसे पहले जो खोज की गई थी ये इवानोव्स्की के द्वारा की गई थथी, इवानोव्स्की के द्वारा की गई थी। कब की गई थी? याद है कब की गई थी? 1892 ईस्वी में। इसे भी आपको याद रखने हैं। तो टोबैको मोज़ैक वायरस जो कि पहला वायरस है जिसे खोजा गया था किसके द्वारा? इवानोव्स्की के द्वारा 1892 ईस्वी में। इसलिए अगर वायरस के खोज की अगर बात पूछा जाए तो इवानोव्स्की इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखेंगे निजामुद्दीन औलिया का जन्म कहाँ हुआ था? अभी निजामुद्दीन औलिया को हम पढ़ा चुके हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में, जो इसने कहा था दिल्ली अभी दूर है, ठीक है। और वही निजामुद्दीन औलिया का जन्म कहाँ हुआ था? फर्रुखाबाद में, जालौन में, बदायूं में या फिर कन्नौज में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बदायूं में, जो कि कहाँ है? यूपी में है, जिसे हम लोग उत्तर प्रदेश भी कहते हैं। ये बदायूं वही है जहाँ निजामुद्दीन औलिया का जन्म हुआ था। औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप समाज में कौन सा वर्ग उत्पन्न हुआ? ये ध्यान देना। देखिए जाहिर सी बात है औद्योगिक क्रांति जब होगी तो कौन सा वर्ग होगा? बुद्धिजीवी वर्ग तो होगा नहीं, मध्यम वर्ग नहीं होगा, कृषक वर्ग नहीं होगा। तो औद्योगिक क्रांति से संबंधित जो वर्ग होगा वो पूंजीपति वर्ग होगा। याद रखना है कौन सा वर्ग होगा? पूंजीपति। सबसे पहले अगर औद्योगिक क्रांति की बात करें तो सबसे पहले कहाँ हुआ है? इंग्लैंड में। इसे भी आपको याद रखना है। सबसे पहले औद्योगिक क्रांति कहाँ हुई है? तो इंग्लैंड में हुई है। ये लगभग 1750 से लेकर 60 तक हुआ है। इसी ईस्वी के बीच में इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुई है, जिसमें से पूंजीपति वर्ग इसमें क्या हुआ है? उदय हुआ है, उत्पन्न हुआ है। इनाम भूमि किसे दिया जाता था? इनाम भूमि कहने का मतलब है इसे हम सरकारी जमीन के रूप से भी हम जानते हैं, सरकारी जमीन भी कह सकते हैं, ठीक है। जैसा सरकार वैसा सरकारी जमीन। जैसे कि अभी आप गैरमजरूआ कह सकते हैं, या सरकार की जो जमीन होती है गैरमजरूआ के रूप में, आम गैरमजरूआ, खास गैरमजरूआ, वक्फ की भूमि, ये सारे सरकार की ज़मीन होती है, ठीक है। तो ये सारी ज़मीन जो होती है इसे इनाम भूमि के रूप में कहा जाता था, और यह दिया जाता था विद्वान और धार्मिक व्यक्ति को, ठीक है। विद्वान और धार्मिक व्यक्ति को पुरस्कृत करके दिया जाता था। या पहले जो प्रथा होती थी उसमें क्या होता था कि इनाम जो होता था, इनाम भूमि जो होता था उसे दे दिया जाता था, या फिर भूमि भी देने की परंपरा रहती थी एज ए अभी जो हम लोग सैलरी लेते हैं उसके एवज में, ठीक है। तो 22 हो गया। 23 देखें, दांडी यात्रा हुई थी। गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था? दांडी यात्रा हुआ था नमक कानून के विरोध में, ये तो सही है। तो दांडी यात्रा कैसे हुआ था? तो यह हुआ था कब? 12 मार्च 1930 ईस्वी को। कहाँ से? साबरमती आश्रम से, साबरमती आश्रम से, ठीक है। कहाँ तक की दूरी तय की गई थी? ये दांडी तक, साबरमती से दांडी तक की यात्रा की गई थी। ये कितनी दूरी है? 385 किलोमीटर का ये यात्रा है, 385 किलोमीटर का यात्रा, जो कि 12 मार्च से लेके 6 अप्रैल तक ये पूरी की गई थी। यानी कि कितना? 24 दिन, लगभग 24 दिन में 385 किलोमीटर पैदल यात्रा था। और यह नमक कानून के विरोध में किया गया था, और दांडी पहुंचकर कानून को तोड़ा गया था, नमक बनाकर तोड़ा गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन इसी के बाद मानी जाती है। और ये 12 मार्च 1930 ईस्वी को साबरमती आश्रम से 6 अप्रैल दांडी पहुंचे थे। 385 किलोमीटर, इसका सही जवाब हो जाएगा 385 किलोमीटर, ठीक है। इसे ध्यान से देख लें, स्क्रीनशॉट लेना ना भूलें। कौन आज़ाद हिंद फौज से संबंधित नहीं है? ध्यान से देखें, गुरदाल सिंह ढिल्लो तो ये हैं, आरसी दत्त नहीं है, शाहनवाज खान, जनरल मोहन सिंह तो खैर संस्थापकों में से एक थे। तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कब कब हुई है? 1915 ईस्वी में, जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। फिर द्वितीय विश्व युद्ध जब चला है तो फिर आज़ाद हिंद फौज का गठन किया गया था। आगे देखेंगे अगला नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है?
तो सितार, वीणा, सरोद, तबला, इनमें से जो सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र, सबसे पुराना की बात हो रही है तो वीणा इसका सही जवाब हो जाएगा। इसमें एक चीज और हम बताते हैं, सितार जो है और तबला जो है, ये दोनों के आविष्कारक की अगर बात करें तो अमीर खुसरो को माना जाता है। अमीर खुसरो को माना जाता है, याद रखना है इस चीज को। अमीर खुसरो तबला के आविष्कारक हैं और सितार के आविष्कारक हैं। ये दोनों वाद्य यंत्र उन्हीं के द्वारा लाया गया है। निम्नलिखित में भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाला कौन था? पहली बार अफगान था, अरब था, मंगोल था, तुर्क था, इसे ध्यान देना है। तो भारत पर पहली बार आक्रमण अगर कोई किया है तो वो अरब का रहने वाला था। इसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। आप पढ़े होंगे मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है। कब किया था? 712 ईस्वी में, ठीक है। सबसे पहले 712 ईस्वी में सिंध पर इसने आक्रमण किया था। मोहम्मद बिन कासिम था पहला अरबी। उसके बाद अगर अफगान की हम चर्चा कर लें तो बहलोल लोदी, आप नाम सुने होंगे, बहलोल लोदी था। पहला अफगानी था जो कि दिल्ली के सत्ता पर काबिज हुआ था। बहलोल लोदी और लोदी वंश की स्थापना किया था। अफगान पहला अफगान शासक था। मंगोल की बात करें तो सबसे पहले जब मंगोल ने आक्रमण किया था भारत पर तो उस समय जलालुद्दीन, क्या नाम है, जलालुद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी शासन कर रहा था, ठीक है। पहला जब आक्रमण हुआ था खिलजी वंश का, यह था खिलजी वंश का था, पहला मंगोल आक्रमण हुआ था तो जलालुद्दीन खिलजी शासन कर रहा था। पहले तुर्क की बात करें तो कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है पहला तुर्क आक्रमणकारी, जो कि दिल्ली में तुर्क सत्ता की स्थापना किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो ये भी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला अफगान शासक कौन था? बहलोल लोदी, जो कि दिल्ली पर शासन किया था। पहला अरब की अगर बात करें तो मोहम्मद बिन कासिम, जो कि पहली बार भारत पर आक्रमण किया था 712 ईस्वी में। पहले सिंध पर आक्रमण किया था, पहले सिंध भारत में हुआ करता था। पहला मंगोलकारी जो आक्रमण किया था वो जलालुद्दीन खिलजी के समय में किया था। खिलजी वंश के संस्थापक माने जाते हैं ये। पहला तुर्क जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक था और तुर्क सत्ता की स्थापना दिल्ली में किया था। आगे देखेंगे निम्नलिखित में से किस शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी? देखिए ये बेहद इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला नौसेना की स्थापना चोल वंश ने किया था, ठीक है। नौसेना की स्थापना, स्थानीय स्वशासन की भी बात अगर आती है तो चोल वंश ही आता है। चोल वंश की स्थापना किसने किया था? ये विजयालय किया था, विजयालय। विजयालय के द्वारा किया गया था चोल वंश की स्थापना। तो एक एक चीजों को आपको समझना है। दो चीजें आपको याद रखने, एक शक्तिशाली नौसेना किसके पास थी? तो चोल। और सबसे पहले अगर बात करें दक्षिण में, सबसे पहले स्थानीय स्वशासन की, स्थानीय स्वशासन, तो यह कहाँ स्थापित हुआ था? ये चोल वंश में ही स्थापित किया गया था, चोल साम्राज्य में ही। तो इसे भी आपको याद रखना है। किसके शासनकाल में ब्लैक होल दुर्घटना घटी थी? ब्लैक होल एक दुर्घटना थी जो कि इसे हम बता चुके हैं 1756 में घटित हुई थी। 1756 ईस्वी में ये घटित हुई थी ब्लैक होल दुर्घटना, ठीक है। 1756 ईस्वी में तारीख था 20 जून। तारीख क्या था? 20 जून की रात क्या किया गया था? लगभग 144 लोगों को काल कोठरी में बंद कर दिया गया था। 144, और इसमें क्या थे? अंग्रेज थे। सारे के सारे क्या थे? अंग्रेज थे। ये हुआ था सिराजुद्दौला के शासनकाल में। सिराजुद्दौला उस समय राजा था, नवाब था, बंगाल का नवाब था। कहाँ का नवाब था? ये बंगाल का नवाब था, नवाब था, याद रखना है। बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला था। और उस समय क्या हुआ था? 144 अंग्रेजों को इसने क्या किया था? एक काल कोठरी, एक छोटा सा काल कोठरी में क्या किया था? बंद कर दिया था सभी को। 20 जून की ये बात है, 20 जून को। और 21 जून को जब सुबह इसे खोला गया था तो मात्र 10-12 की संख्या में ही जीवित लोग बचे थे। बाकी सबके सब क्या हो गए थे? मारे गए थे, मर गए थे, घोट के मर गए थे। तो ये ब्लैक होल के नाम से जाना जाता है, क्योंकि जो एक बचा था जिंदा अंग्रेज वो ब्लैक होल ही था, हॉलवेल था, उसका नाम क्या था? हॉलवेल था। और यही उसी ने ये पर्दाफाश किया था। यही कारण है कि इस घटना को ब्लैक होल के नाम से जाना जाता है। तो सिराजुद्दौला उस समय इस शासक था।
और आगे देखिए 29 नंबर, भारत में सबसे पहला सूती वस्त्र मिल किस शहर में स्थापित किया गया है? तो 1854 ईस्वी में बम्बई में सबसे पहले ये सूती वस्त्र मिल स्थापित किया गया था। ठीक है, 1854 बम्बई में। 30वां देखिए, निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? विपिन चंद्र पाल, महात्मा गांधी, अरविंद घोष, बाल गंगाधर तिलक। इसका सही जवाब हो जाएगा अरविंद घोष, जो कि निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ये क्वेश्चन आपने देख लिया। आगे देखें 31, निम्नलिखित में भारतीय नेताओं में कौन एक ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विसेज से बर्खास्त किया गया था? तो सबसे पहले जाने कि जब ये सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स होते थे लंदन में होते थे। कहाँ होते थे? लंदन में होते थे। तो सबसे पहले 1864 ईस्वी में सत्येंद्रनाथ टैगोर जो पहले भारतीय ये भी अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, पहले भारतीय थे जो कि सिविल सेवा में क्या हुए थे? सिविल सेवा में चुने गए थे। सिविल सेवा में चुने गए थे, सबसे पहले व्यक्ति थे सत्येंद्रनाथ टैगोर। 1864 ईस्वी। पहले यह कहाँ एग्जाम्स होते थे? लंदन में एग्जाम्स होते थे और लगभग सभी ने सिविल सर्विसेज को क्रैक किया था। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो थे, इन्हें बर्खास्त किया गया था, तो इन्हें जाना जाता है बर्खास्तगी के लिए। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी इसका सही जवाब हो जाएगा। एक चीज़ और जाने कि 1864 ईस्वी में सिविल सर्विसेज का एग्जाम पहले लंदन में होता था। 1923 ईस्वी से इसे दो जगह होने लगा। कहाँ कहाँ? एक लंदन में और एक इलाहाबाद में। इसे भी आपको याद रखने हैं। इलाहाबाद में पहले एक जगह लंदन में होता था। अगर आप सिविल सर्विसेज का एग्जाम्स देना भी चाहते थे तो कहाँ आपको जाना पड़ता था? लंदन आपका सेंटर होता था और लंदन में जाके एग्जाम आपको देने होते थे और वहाँ अगर आप क्रैक कर लिए तो फिर आपको यहाँ आके सेवा देना होता था। और इसी क्रम में सारे जो रूल्स फॉलो करने होते थे वो अंग्रेज़ों के रूल्स होते थे और उनका जो रूल्स था भारत में शासन करना, उसको आपको फॉलो करने होते थे। ठीक है, उसके बाद 1923 ईस्वी में कुछ प्रावधान किए गए, थोड़ा सा रिलीफ दिया गया, तो यह दो जगह होने लगा, एक लंदन में और इलाहाबाद में भी इसका ऑर्गेनाइज होने लगा। लंदन में एग्जाम्स भी पढ़ते थे और इलाहाबाद में भी पढ़ते थे। तो भारतीयों के लिए थोड़ा सा सहूलियत हुआ, इलाहाबाद में एग्जाम्स देने लगे, पहले लंदन में जाना पड़ता था। चलिए आगे 32 नंबर सवाल देखेंगे। बौद्ध ग्रंथ जिसको पीटक बोला जाता है की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई है? पाली, संस्कृत, अर्धमगधी, प्राकृत। तो पीटक जो है वह पाली भाषा में है। पीटक बौद्ध ग्रंथ का जो धर्म ग्रंथ होता है उसे पीटक की संज्ञा दी गई है। आगे देखेंगे 33 नंबर सवाल है, सम्राट अकबर द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया? देखिए जरी कलम इसको जाने, और एक होता है सीरी कलम, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। एक जरी कलम है, एक सीरी कलम है। ऐसा नहीं कि अगर सीरी कलम पूछ लिया तो जरी कलम का आंसर दे देंगे और जरी कलम पूछा गया तो सीरी कलम का आंसर दे देंगे। इस पे ध्यान देना है, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है। मोहम्मद खान, मीर सैयद अली, अब्दुल समद या फिर मोहम्मद हुसैन। तो जरी कलम अगर पूछा जाए तो आपका सही जवाब हो जाएगा मोहम्मद हुसैन, लेकिन अगर सीरी कलम पूछा जाए तो अब्दुल समद आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखना है। जरी कलम यहाँ पे पूछा गया तो आपका आंसर हो जाएगा मोहम्मद हुसैन। अगर सीरी कलम पूछ लिया जाए तो ये हो जाएगा अब्दुल समद। तो ये दोनों को आप नोट कर लें, याद रख लें। ये क्वेश्चंस एकदम पूछे जाते हैं, दरोगा में भी ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं 2 बार, तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जरी कलम मोहम्मद हुसैन, सीरी कलम अब्दुल समद, एकदम ध्यान में देना है इसको। आगे निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है जिसे प्राचीन भारतीय ग्रह मानते थे? प्राचीन भारतीय उसे ग्रह मानते थे, लेकिन अभी के परिदृश्य से देखें तो ये ग्रह नहीं है। तो और इसका सही जवाब हो जाएगा सूर्य, क्योंकि बाकी जो शनि, शुक्र, मंगल है तो ग्रह है, लेकिन सूर्य अभी ग्रह नहीं है। आगे देखेंगे पश्चिम की ओर भ्रमण करने वाला ग्रह। सभी ग्रह पूरब से पश्चिम घूमते हैं, लेकिन ये जो है अरुण, ये पश्चिम की ओर ही भ्रमण करता है, तो इसलिए इसका सही जवाब अरुण हो जाएगा। अब आगे देखेंगे 36 टिहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स निम्नलिखित में से किस एक नदी पर स्थित है? तो टिहरी तो बहुत आसान है, ये भगीरथी नदी जो कि उत्तराखंड में स्थित है, इसी पे ये टिहरी बांध परियोजना कह सकते हैं, टिहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स कह सकते हैं, या भगीरथी नदी पर है। चलिए आगे देखेंगे वह स्थान जहाँ केंद्रीय शुष्क भूमि खेती अनुसंधान संस्थान यहाँ तक है। केंद्रीय शुष्क भूमि खेती अनुसंधान संस्थान जिसकी स्थापना की अगर हम बात कर लें तो स्थापना कब हुई है? स्थापना की गई है 1985 ईस्वी में।
1985 ईस्वी में। और यह कहाँ स्थापना की गई है? आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद। हालांकि राजधानी उस समय थी, लेकिन अब हैदराबाद नहीं है, याद रखना है। ये तेलंगाना की राजधानी हो गई है। निम्न में किन पहाड़ियों पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, ध्यान देना है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भारत के किन पहाड़ियों पर यह होते हैं, पाए जाते हैं? अरावली है, राजमहल है, शिवालिक पहाड़ियाँ, नीलगिरी पहाड़ियाँ। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ये नीलगिरी पहाड़ियाँ हैं, जिस पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। आगे देखेंगे 39, खगचंदजंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। ध्यान से इसको देख लें, खगचंदजंगा राष्ट्रीय उद्यान बेहद इंपॉर्टेंट है। यह सिक्किम में है, सिक्किम में स्थित है खगचंदजंगा राष्ट्रीय उद्यान। चलिए अगला नंबर सवाल देखेंगे। एक सींग वाला गैंडा किन प्रदेशों में पाया जाता है? ध्यान से देखें, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश एवं असम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पश्चिम बंगाल और आसाम में यह पाया जाता है। एक सींग वाला गैंडा ये होता है। आगे देखेंगे भील जनजाति कहाँ पाई जाती है? भील जनजाति भारत की सर्वाधिक आबादी वाली जनजाति, आबादी वाली जनजाति है ये, जिसे हम लोग आदिवासी कहते हैं। भारत की सर्वाधिक आबादी वाली जनजाति, और यह महाराष्ट्र में सर्वाधिक पाया जाता है, क्षेत्र वही है महाराष्ट्र। तो भील जनजाति कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र में। भारत की सर्वाधिक आबादी वाली जनजाति, अगर पूछ लिया जाए कि भारत में सर्वाधिक कौन सी जनजाति पाई जाती है, तो भील जनजाति। ठीक है, 2011 एक जनगणना के अनुसार अगर पूछा जाए तो वो गोंड जनजाति होगा। दोनों में अंतर है। भारत में वायु परिवहन का विकास कब प्रारंभ हुआ? तो ये देखिए ऑप्शन फर्स्ट में ये 1911 ईस्वी में। वायु परिवहन का विकास कब हुआ था? 1911 ईस्वी में। कौन सा बंदरगाह भारतीय सामुद्रिक व्यापार का पूर्वी द्वार कहलाता है? ध्यान देखें, पूर्वी द्वार। पारादीप, विशाखापत्तनम, कोलकाता, हल्दिया, गोपालपुर। तो कोलकाता, हल्दिया जो है ये पश्चिम बंगाल में स्थित है और इसे पूर्वी द्वार के नाम से जाना जाता है। भारतीय सामुद्रिक व्यापार का पूर्वी द्वार कोलकाता हल्दिया बंदरगाह को कहा जाता है। चलिए आगे 44, निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है? महानदी की अगर बात करें तो महानदी ये कहाँ है? ये मध्य भारत में स्थित है। चिनाब भी मध्य भारत में स्थित है। ब्रह्मपुत्रा नदी है जो कि भारत से नहीं निकलती बल्कि ये भारत में प्रवेश करती है। कहाँ प्रवेश करती है? तो ये दिहांग में प्रवेश करती है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है दिहांग, जो कि सर्वाधिक पूर्वोत्तर क्षेत्र है। तो दिहांग में ये ब्रह्मपुत्रा नदी प्रवेश करती है। रावी नदी ये उत्तर भारत की नदी है, उत्तर भारत की नदी है ये। आगे देखेंगे एक अशुशक्ति HP जिसे हॉर्स पावर भी कहते हैं में होते हैं 500 वाट, 700 वाट, 746 वाट, 200 वाट। 746 वाट होता है एक HP में। इसको 1 HP भी बोला जाता है, 1 HP। ठीक है, आप देखते होंगे। ठीक है, आप मोटर लेते होंगे तो उसमें रहता है 1 HP का, 2 HP का, 3 HP का। तो 1 HP बराबर 746 वाट होता है। आगे देखेंगे लेजर बीम का उपयोग होता है। लेजर बीम या लेजर बीम का उपयोग होता है आंख की चिकित्सा में, कैंसर में, हृदय की चिकित्सा में, गुर्दे की चिकित्सा में। आपका सही जवाब हो जाएगा गुर्दे की चिकित्सा में लेजर बीम का प्रयोग किया जाता है। आगे देखेंगे बिना शल्य चिकित्सा, बिना ऑपरेशन। बिना शल्य चिकित्सा मतलब हो गया बिना ऑपरेशन के। पथरी का अगर इलाज किया जाता है तो अल्ट्रासाउंड से किया जाता है, फ्लोरोस्कोपी के द्वारा, एक्सरे के द्वारा या फिर लेजर बीम के द्वारा। तो वह होता है लेजर बीम के द्वारा। लेजर बीम के द्वारा पथरी को तोड़ कर बाहर किया जाता है। तो इसमें ऑपरेशन की पद्धति नहीं है बल्कि पथरी का इलाज किया जाता है लेजर बीम के द्वारा, जिसमें ऑपरेशन की प्रक्रिया नहीं होती है। 48 देखें, यदि किसी प्रतिरोधक तार को लंबा किया जाए तो उसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा? तो वो बढ़ जाएगा। प्रतिरोधक तार को अगर लंबा करेगा तो वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। चलिए आगे 49, फैराडे का नियम संबंधित है। आसान है, विद्युत अपघटन से संबंधित है। फैराडे का नियम किससे संबंधित है? विद्युत अपघटन से संबंधित है, कई बार करवा चुके हैं। तरंग ताल वास्तविक गहराई से कम गहरा दिखाई देता है, इसका क्या कारण है? प्रकाश परिकिरण, परावर्तन, व्यतिकरण, परिवर्तन। तो परिकिरण, परावर्तन, व्यतिकरण, अपवर्तन में से इसका सही जवाब अपवर्तन हो जाएगा।
इस तरह से 50 प्रश्न आज हमने किए, रोजाना किए कर रहे हैं। अगर आप नए हैं और नहीं जान रहे हैं तो प्लेलिस्ट लिंक में है या फिर आई बटन में भी प्लेलिस्ट आता है, फर्स्ट में ही आप देख सकते हैं। ठीक है, प्लेलिस्ट देखने के लिए आप सर्च भी कर सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक, पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम को ज्वाइन करें।